6 जनवरी 1967 चेन्नई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम होता है दिलीप कुमार। दिलीप बचपन से ही स्टूडियो, संगीत और रियाज के बीच में बड़ा हुआ था। घर में हर समय संगीत का माहौल रहता था। लेकिन जिंदगी अचानक बदल जाती है। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसके पिता का निधन हो जाता है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी दिलीप पर आ जाती है और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। लगातार तनाव, बीमारी और जिम्मेदारियों के बीच दिलीप एक स्पिरिचुअल फेज से गुजरता है। वो अलग अलग फिलोसॉफीज पढ़ता है, इनर पीस के लिए कोशिशें करता रहता है। कुछ समय बाद वो इस्लाम धर्म अपनाता है और दिलीप कुमार बन जाता है अल्लाह रखा रहमान, यानी कि आज के जाने माने संगीतकार AR रहमान। दिलीप का ये डिसीजन पूरी तरह पर्सनल था। उन दिनों कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। 90s आते आते AR रहमान भारतीय संगीत की परिभाषा राजा, बॉम्बे, दिल से, तमाशा, रॉकस्टार, हर पिक्चर में एक नया म्यूजिक, एक नया ट्रेंड लाकर खड़ा कर दिया। रहमान ने अपने करियर में 2 एकेडमी अवार्ड, एक BAFTA अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 6 नेशनल अवार्ड और 15 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण। AR रहमान सिर्फ एक बॉलीवुड कंपोजर नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। वो पूरी कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हुई थी, कहाँ तक खत्म हुई, बताता हूँ आपको। साल 2024 के एंड में AR रहमान UK बेस्ड एक पॉडकास्ट करके वहाँ अपीयर होते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट का नाम था हारून राशिद, जो बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। अब मैं बताता हूँ उसी पॉडकास्ट की आपको सारी हाईलाइट। पॉडकास्ट की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होती है। करियर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। रहमान बिल्कुल काम और रिलैक्स टोन में रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिर कॉन्वर्जेशन आइडेंटिटी और वही पाकिस्तानी पॉडकास्टर हारून राशिद AR रहमान से पूछते हैं, When you first came into the Hindi film industry in the 1990s, did you ever face prejudice against you as someone who wasn't from here? There is still discrimination against people who aren't native. Did you feel that back then? And why do you think you have had less work in the last 8 years? इसका हिंदी मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका ये मतलब होता है, जब आप 90s के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो क्या आपने कभी ऐसा प्रिजुडिस फील किया जैसे आप यहाँ के नहीं थे? कुछ लोग कहते हैं कि नॉन नेटिव लोगों को साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब आप 90s के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए तो क्या आपने कभी ऐसा प्रिजुडिस फील किया जैसे आप यहाँ के नहीं थे? कुछ लोग कहते हैं कि नॉन नेटिव लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या आपको वो उस टाइम फील हुआ और पिछले 8 सालों में आपको कम काम क्यों मिला? अभी रहमान का जवाब सुनिए। Maybe I didn't get to know all this stuff. Maybe God concealed all this stuff for me. I never felt any of those. But the past 8 years, maybe because the power shift has happened, people who are not creative have the power now to decide things, and this might have been a communal thing also. But it is not in my face. It comes to me as Chinese whispers. They booked you, but the music company went ahead and hired their 5 composers. I said, oh, that's great. Rest for me. I can chill with my family. I am not in search of work. I want work to come to me. My sincerity to earn work. Whenever I deserve it, I'll get. इसका हिंदी मतलब होता है, शायद मुझे पहले इन बातों का पता ही नहीं था। शायद भगवान ने ये सब छुपा कर रखा था मेरे लिए। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, लेकिन पिछले 8 सालों में शायद पावर शिफ्ट हुआ है। अब नॉन क्रिएटिव लोगों के पास डिसीजन लेने की ताकत है। ये शायद एक कम्युनल थिंग्स भी हो सकता है, लेकिन मेरे सामने डायरेक्टली नहीं कहा गया। ये सिर्फ चाइनीज विस्पर्स का थ्रू आया है। जैसे आपको बुक किया, लेकिन म्यूजिक कंपनी ने 5 कंपोजर हायर कर लिए और मैंने सोचा, ओह ये तो ग्रेट है, मेरे लिए आराम है, मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकता हूँ। मैं काम की तलाश में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ काम मेरे पास आए। मेरी सिंसेरिटी से जो मुझे काम मिलेगा मैं वही करूँगा।
अगर हम इसी कॉन्वर्जेसन को डिकोड करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि पॉडकास्टर ने डेलिबरेटली इसी क्वेश्चन को टारगेट किया था। सिर्फ यही नहीं, हारून राशिद ने यह भी पूछा कि क्या जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है, क्या उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? जिन लोगों को मराठी लैंग्वेज नहीं आती, क्या उन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? ये बात भी छेड़ी गई थी। इसी कॉन्वर्जेसन के बीच छावा फिल्म की बात की गई। उसी पॉडकास्टर ने ए आर रहमान से पूछा, आपने छावा में काम किया था, क्या वो डिवाइसिव फिल्म थी? क्या वो बांटने वाली फिल्म थी हिंदू और मुसलमान को? उसके जवाब में ए आर रहमान कहते हैं कि यस, इट इज़। ए आर रहमान की यही कॉन्वर्जेसन एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि रहमान अपनी पास्ट आइडेंटिटी से डिस्टेंस बना रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हारून राशिद ने जानबूझ के प्रोवोकेटिव क्वेश्चन किए थे। ये डिबेट छावा मूवी को लेकर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ए आर रहमान वॉज नॉट एट ऑल अ गुड चॉइस फॉर छावा। आई थिंक अजय अतुल कुड हैव डन वे बेटर वर्क देन ए आर रहमान, क्योंकि अजय अतुल एक मराठी टच जो छावा मूवी में ला सकते थे, वो शायद आई थिंक वो जादू ए आर रहमान कभी नहीं कर पाते हैं। हरिहरन, कंगना रनौत, जावेद अख्तर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने उन पर कमेंट किया। इवन अनूप जलोटा ने तो ये तक कह दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वापस हिंदू बन जाओ। इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज के बीच एक स्टोरी फेमस होती है कि एक टाइम पे एक तिलक था और अब ये उसको अंदर कहानी में आने कितनी नहीं दिया था सच्चाई वो जस्ट अभी तक बिकॉज किसी उसने को नहीं तिलक मालूम। किया था। जिसने इंटरव्यू लिया था ए आर रहमान का, उसका नाम था हारून राशिद। हारून राशिद बेसिकली पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर है। मतलब वो कोई रैंडम यूके गाय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि पिछले कई टाइम से ए आर रहमान का म्यूजिक बहुत ही फेड हो चुका है। पिछले 10 सालों में शायद ही कोई ऐसा एल्बम होगा जो बहुत याद करने लायक था। अभी रिसेंट एक गाना आया था उनका, परदेस आया, बस वही एक हिट हुआ था और कोई गाना उनका रिसेंट टाइम में हिट नहीं हुआ है। तमाशा और रॉकस्टार के बाद ऐसा कोई एल्बम था ही नहीं जिसको हम याद कर सके। तो क्या ए आर रहमान की ये इनसिक्योरिटी थी? यहाँ प्रॉब्लम इस बात को लेकर था कि ए आर रहमान खुद हारून राशिद से एग्री कर रहे थे कि यस, छावा वॉज डिवाइसिव मूवी। ए आर रहमान ने छावा की बात की लेकिन उन्होंने रामायण की बात नहीं की। क्या ये भी हो सकता है कि उनका रामायण का पेमेंट आना बाकी था, इसलिए उन्होंने रामायण की कोई बात क्या रहमान अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे थे कि उनको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके म्यूजिक बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है? हर दूसरे दिन एक नया सिंगर आता है। तलविंदर, एपी ढिल्लोन, गुरु रंधावा, दिलजीत दोसांझ, सारे नए सिंगर कुछ ना कुछ अच्छा काम लेकर आते हैं। शायद इसी वजह से यार रहमान उनसे जल रहे हैं। क्या रहमान को पहले से पता था कि ये सारे क्वेश्चन उनको पॉडकास्ट में पूछे जाने वाले हैं? इसी कंट्रोवर्सीज के बीच फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने ये खुलासा किया कि स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो जय हो गाना बनाया था, वो ओरिजिनली सुखविंदर सिंह ने कंपोज किया था। यहाँ मेरा ए रहमान से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि इंडिया ने आपको क्या नहीं दिया है? बिना आपके पैट्रियोटिक गानों के हम 15 अगस्त कभी मनाते ही नहीं है। ए आर रहमान ने बाद में क्लैरिफाई किया कि इंटेंशंस कैन बी मिसअंडरस्टूड। ए आर रहमान की डॉटर ने भी उनके बचाव में एक स्टेटमेंट दिया। तो सवाल ये नहीं है कि ए आर रहमान सही है या गलत। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि वो वही आर्टिस्ट है जो सच बोल रहे थे, या फिर एक इंसान जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, या फिर पॉडकास्टर ने डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव क्वेश्चन किया था, या फिर ये पूरा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के लिए किया गया था। सच क्या है मैं फैसला नहीं करूंगा, आप करेंगे। कुमार से ए आर रहमान बनने की कहानी कुछ आसान नहीं थी। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। ए आर रहमान, पॉडकास्टर और इंडस्ट्री की बातों को लेकर आपकी क्या राय है? ए आर रहमान बनने की कहानी और अगर कुछ आसान नहीं थी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।